हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम जो है सतह रसायन टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो आज हम एक नए जो महत्वपूर्ण चीज है उस पे आज बात करेंगे। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में एक काम करता है जिसे उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो आज हम उत्प्रेरण को समझेंगे। ये उत्प्रेरण क्या होता है, किनके कारण होता है और इनको प्रभावित करने वाले भी कौन कौन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक, तो हेडिंग लगाइए आज का इसमें उत्प्रेरण। उत्प्रेरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक, और जो उत्प्रेरक होता है वह स्वयं इस प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण उत्प्रेरण एक रासायनिक प्रक्रिया है। उत्प्रेरण एक रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया है। उत्प्रेरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर को जिसमें उत्प्रेरक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। दर को बढ़ाया या कम किया जाता है। ठीक है भाई, उत्प्रेरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। ठीक, और ये कौन करता है, ये उत्प्रेरक करता है। ठीक, और उत्प्रेरक स्वयं इस प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहती है तथा उत्प्रेरक स्वयं इस प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो यही घटना उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक, यह घटना जो है क्या कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर या तो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। ठीक, यही क्रिया क्या है, उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, उत्प्रेरण। तो आगे अपन बात करेंगे कि जो उत्प्रेरक है ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, लेकिन उत्प्रेरक स्वयं इस प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। जैसा मिलाया जाता है वैसी अंतिम में वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक,
अब हेडिंग लगाइए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, लगाइए हेडिंग उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या दर को, है ना, परिवर्तित कर देता है, दर को परिवर्तित कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को या वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से, परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन, स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। ठीक, दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित, अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ओके, वही क्या है, उत्प्रेरक होता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से वह अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपचयन की क्रिया है जिसमें निकिल प्लेटिनम, ये उत्प्रेरक है, निकिल लो, प्लेटिनम लो या पैलेडियम, इनकी उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन। ठीक है भाई, यहां से बंद ब्रेक होते हैं और इस तरीके से एल्केन बनता है, किसकी उपस्थिति में, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम। अगर ये निकिल प्लेटिनम पैलेडियम जो उत्प्रेरक है, इनमें से किसी एक को लेना है, ये अगर अनुपस्थित हैं तो ये हाइड्रोजन जो है, इसके बीच का जो बंध होता है, इस बंध की बंध ऊर्जा उच्च होती है, बहुत अधिक उच्च होती है ना। ये लगभग 1200 किलो कैलोरी के आसपास, थोड़ा देख लीजिएगा, किलो कैलोरी के आसपास जो है इसकी ऊर्जा रहती है, बहुत अधिक उच्च ऊर्जा। ठीक है, उच्च ऊर्जा याद रखिएगा, ऊर्जा जो है कैसी होती है, उच्च होती है, बहुत उच्च ऊर्जा रहती है। ठीक, जो कि ऐसी ही रिएक्शन में भाग लेना संभव नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं, उत्प्रेरक मिलाने से ये ऊर्जा जो है कमजोर हो जाता है, आधी हो जाती है, लगभग आधी हो जाती है। ठीक है, उत्प्रेरक मिलाने से इसकी जो बंध ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, लगभग आधी हो जाती है ना। उत्प्रेरक मिलाने से बंध ऊर्जा लगभग आधी हो जाती है। पहले जितना था ना 1200 के किलो कैलोरी के आसपास, तो वह बंध ऊर्जा 1200 के आसपास जो था, मतलब समझ जाइए जितना भी था उससे क्या हो जाता है, मिलाने पर बंध ऊर्जा लगभग क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जब बंध ऊर्जा आधी हो जाती है तो ये बंध जो है आसानी से टूट जाता है। ठीक, बंध कमजोर होगा ये बंध,
बंध कमजोर होगा तो ये बंध क्या होगा, टूट जाएगा। बंध टूटेगा तभी तो ये हाइड्रोजन इनसे जुड़ेगा और एल्केन का निर्माण होगा। ठीक, तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम उत्प्रेरक लेते हैं, ये निकिल, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में पहले तो बंध बहुत मजबूत है, लेकिन अब जैसे ही हमने क्या लिया, उत्प्रेरक लिया, तो उत्प्रेरक के सतह पर अस्थायी रूप से ऐसे जुड़ते हैं, और ये जो है इधर भी इसका ध्यान भटक जाता है। इधर पहले एक ही बंध था तो यही मजबूती से पकड़ रहे थे, अब क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन इधर भी चिपक जाता है, इधर भी चिपक जाता है, जिससे इधर का बंध क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इधर का बंध कमजोर हो जाता है और जो है आसानी से टूटता है। ये बंध कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। किसको मिलाने से, इस उत्प्रेरक को मिलाने से। उत्प्रेरक उनके साथ अस्थायी रूप से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे इनकी ध्यान इधर आकर्षित होता है, इधर का आधा ताकत इधर लग जाता है ना, तो इधर का ताकत जो है कम हो जाता है। बंध कैसा हो गया, बंध जो है कमजोर हो गया। अब बंध कमजोर है तो वो बंध क्या होगा, आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटता है। जब ये आसानी से टूटता है तभी जाके जो है हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ता है और एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ओके, ठीक। तो ये जो उत्प्रेरक है उसके सतह पे ये अधिशोषित होते हैं, है ना, अधिशोषित होते हैं। तो इस तरीके से उत्प्रेरक की उपस्थिति से यह क्रिया जो है जल्दी संपन्न हो जाती है। ठीक है भाई, ओके। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। परिवर्तित मतलब या तो फिर ये बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, ठीक। परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से उत्प्रेरक जो है अंत तक अपरिवर्तित रहता है ना, ओके। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे उत्प्रेरकों की अनुपस्थिति में यह क्रिया को होने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत ज्यादा ताप की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन अब क्या है, जैसे ही इसमें उत्प्रेरक लगाया जाता है तो जितना ऊर्जा चाहिए उससे आधी ऊर्जा पे ही एक बंध टूट जाता है और रिएक्शन इनके बीच में हो जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया, ठीक। ठीक, तो ये था उत्प्रेरक के मिलाने से कोई अभिक्रियाएं कितनी जल्दी संपन्न होती हैं। अब इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से इस उत्प्रेरक मिलाने के बाद और जब उत्प्रेरक नहीं मिला रहता है उस समय अभिक्रिया को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ लेंगे, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये जो है ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। वाई अक्ष और एक्स अक्ष को लेते हैं। जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष में हम ऊर्जा को लेते हैं, यानी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ऊर्जा जो है बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 0। एक्स अक्ष जो है यह अभिक्रिया का निर्देशांक है ना, मतलब ये बताता है कि अभिक्रिया उधर हो रही है। अभिक्रिया निर्देशांक, ठीक, इधर जो है अभिक्रिया बढ़ती जाती है। ओके, ठीक है भाई। अब अब यहां पे जो है अभिकारक है, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, इधर जो है उत्पाद है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ओके, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ये क्या है, अभिकारक, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ओके, ठीक। अब अभिकारक को उत्पाद में बदलना है, तो कोई भी अभिक्रिया अभिकारक अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद तभी बनाते हैं जब वो
सक्रियण ऊर्जा को जो है पार कर लेते हैं। ठीक है, किसको पार कर लेते हैं? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे पार करने से अभिकारक जो है उत्पाद में बदल जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये वो लेवल है जो इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा स्तर को पार करने से अभिकारक उत्पाद में बदलता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को पार करना अभिकारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब तक अभिकारक सक्रियण ऊर्जा को पार नहीं करेगा तब तक वह उत्पाद में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अभिकारक को इस सक्रियण ऊर्जा को पार करना पड़ेगा तभी जाके वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये अभिकारक क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे जाएगा और इस सक्रियण ऊर्जा को पार करके जो किसमें परिवर्तित होगा? उत्पाद में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया उत्प्रेरक के बिना पथ है ना, ऐसे ये अभिक्रिया उत्प्रेरक के बिना जो है पथ है, रास्ता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ये कौन सी पथ है भाई? उत्प्रेरक के बिना, उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ, अभिक्रिया का पथ। ठीक है, यानी कि इस अभिकारक को इस सक्रियण ऊर्जा को पार करना ही था। यहां जैसी पार करता है उसके बाद उत्पाद में बदल जाता है। ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो आप यहां से देख सकते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहां से यहां तक जो दिख रहा है इतनी है इसके लिए, है ना, एक्टिवेशनल एनर्जी EAS, इतनी ऊर्जा, सॉरी एक्टिवेशनल एनर्जी फर्स्ट, ये E है। ठीक है, इतनी ऊर्जा अभिकारक को चाहिए तभी जाके वो किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब उस अभिक्रिया में हम मिला देते हैं उत्प्रेरक। क्या करते हैं? उत्प्रेरक। हमने देखा, हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि उत्प्रेरक मिलाने से वह अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। मान लेते हैं यहां पे अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है? जैसी उत्प्रेरक मिलाते हैं, उत्प्रेरक मिलाने पर, जैसे ही उत्प्रेरक मिलाते हैं वह उत्प्रेरक क्या करता है? इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरक क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो पहले सक्रियण ऊर्जा यहां पर था, यहां पे था सक्रियण ऊर्जा, अब जो है उत्प्रेरक मिलाने से वो जो सक्रियण ऊर्जा है यहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है। ये सक्रियण ऊर्जा कौन सी है? उत्प्रेरक मिलाने से प्राप्त सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक मिलाने पर सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, उत्प्रेरक मिलाने पर जो ऊर्जा बनी है वो सक्रियण ऊर्जा। ठीक, अब जो होगा अभिकारक को इस सक्रियण ऊर्जा को पार करना पड़ेगा और वह आसानी से पार भी कर लेगा और किस में बदल जाएगा? उत्पाद में। ठीक है, समझ आ रहा है? अब वो कैसे करेगा? यहां से निकल के इसको पार करेगा और इसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा को कम करने से वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जल्दी से उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है भाई, ओके। तो ये पथ कौन सा है? उत्प्रेरक मिलाने पर, मिलाने पर अभिक्रिया का पथ, अभिक्रिया का पथ। ठीक है, ये पथ जो है उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया का पथ। ठीक, इस तरीके से, है ना। और यहां पे देखिए तो ऊर्जा कितनी होगी? ये है
EA2 एक्टिवेशनल एनर्जी सेकेंड। दिख रहा है कितना एनर्जी अंतर हो रहा है उत्प्रेरक मिलाने। इसी कारण जो है उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये जो है अभिक्रिया की दर इसमें बढ़ेगा, अगर कम करना होगा तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी को और हाई कर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है भाई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे जो है प्रभावित करता है। ठीक, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया, ठीक। ये तो था उत्प्रेरक। अब कुछ ऐसे भी रसायन होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाते हैं। जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाता है उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाइए उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, ठीक, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने वाले, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक, उसकी उत्प्रेरण क्षमता को ये बढ़ा देते। ठीक, उदाहरण उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो हैबर विधि है, हैबर विधि, हैबर विधि जिसमें जिसमें अमोनिया बनता है, हैबर विधि जिसमें अमोनिया बनता है, इसके माध्यम से हम उत्प्रेरक वर्धक को समझते हैं। यहां क्या होता है, तीन अणु जो हाइड्रोजन होता है ना, ये क्रिया करता है नाइट्रोजन के अणु के साथ, नाइट्रोजन के अणु के साथ। तीन अणु हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है, ठीक, क्रिया करता है और यहाँ पे अमोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, अमोनिया का, NH3, ठीक है, अमोनिया का निर्माण करता है। यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में आयरन होता है। कौन होता है, उत्प्रेरक के रूप में आयरन होता है, जो हैबर विधि में, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये क्या है, उत्प्रेरक। ठीक, तो इस उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ और रसायन यूज होते हैं, जो होता है मोलिब्डिनम और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक, तो ये मोलिब्डिनम और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है, यह इस उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात ये कौन है, उत्प्रेरक वर्धक हैं, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक, उत्प्रेरक वर्धक है जो आयरन की उत्प्रेरण क्षमता को ये बढ़ाते हैं। ठीक, ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया की सहायता करे वह उत्प्रेरक, तथा जो उत्प्रेरक की सहायता करे उसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ऐसा है ना, समझ सकते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता सहायता करे उसे उत्प्रेरक उत्प्रेरक तथा जो उत्प्रेरक की सहायता सहायता
करे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये है क्या, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके, हो गया, ठीक। तो हमने देखा उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक वर्धक, तो उसकी क्षमता को कम करने वाले भी, है ना, कम करने वालों की कमी नहीं है, कम करने वाले भी। तो जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को कम करता है या नष्ट करता है, उसे हम उत्प्रेरक विष या प्रति उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक विष या फिर प्रति उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, देखो भाई यहां पे भी टांग खींचने वाले हैं, यहां पर भी टांग खींचने वाले हैं। ठीक, ओके। केकड़े जानते हो, केकड़े को किसी बर्तन में रख दो तो ढक्कन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक केकड़ा ऊपर वाले केकड़ा को पकड़ के नीचे खींचता है, उन लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमारे आसपास रहकर हमारी अच्छाइयां ना सोच के हमारा बुरा हो ऐसा भी सोचते हैं, तो ये वही उसी तरीके के लोग। खैर इन सबको ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते जाना है, और अपना काम करते जाओगे, ठीक, तो आप लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाएंगे। आपका लक्ष्य जो है आपको स्वागत में जो है पूरे फूलों की माला, फूलों का जो है रास्ता बिछा के इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को देखना क्या है, उत्प्रेरक विष या प्रति उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने वाले। ठीक, उत्प्रेरक विष क्या है, उत्प्रेरक उत्प्रेरक की उत्प्रेरण उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरण विष, उत्प्रेरक विष कहलाते। ठीक है, इसे देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा उत्प्रेरक वर्धक किसमें, हैबर विधि में। तो हैबर विधि में ही H2S तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी गैसें जो है आयरन की उत्प्रेरण क्षमता को कम करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, हैबर विधि में अभी हम लोगों ने जैसे देखा 3H2 गैस when react with the nitrogen gas and it is giving 2NH3 गैस। ठीक, यहां पे जो आयरन है, इस आयरन के लिए विष का काम करते हैं H2S गैस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड हैबर विधि में उत्प्रेरक विष का काम करते हैं, उत्प्रेरक विष। ठीक, उत्प्रेरक विष है कौन, H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आयरन की उत्प्रेरण क्षमता को कम करते हैं। ठीक, ये कैसे करते होंगे, जो आयरन है, आयरन एक उत्प्रेरक है। ठीक, आयरन उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक की सतह पर क्या होता है, अधिशोषित होते हैं, है ना। रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, अधिशोषित होना पड़ता है उत्प्रेरक की सतह पर। ठीक, जितना ज्यादा अधिशोषित होते हैं रिएक्शन आगे तेज हो जाता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे अधिशोषित होना था, जो भी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनको। ठीक, तो इसके अधिशोषण को क्या करते हैं, H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रभावित कर देते हैं। ठीक, जहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को यहाँ पे अधिशोषित होना था, उनके जगह पर का जगह ले लेते हैं कौन, H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे इनकी मात्रा जो है कम हो जाती है। यहाँ पे अधिशोषण की, अधिशोषित होने की, चिपक जाने की, संचित हो जाने की, चिपक जाने की या फिर संचित हो जाने की,
इनकी इनकी मात्रा जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ चिपकेंगे रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अब इनकी मात्रा चिपकने में कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्प्रेरक विष हैं, आधे जगह में ये चिपक जाते हैं। अब आधे जगह में ये चिपक जाते हैं तो रिएक्शन धीमा हो जाता है। आयरन की जो उत्प्रेरक क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे आयरन की उत्प्रेरण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अधिशोषित हो जाते हैं, उसके सतह पर ये चिपक जाते हैं आयरन के सतह पर। जितने जगहों पर ये चिपक जाएंगे H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आयरन की उत्प्रेरण क्षमता उतनी कम होती है। ठीक है, ओके भाई। जिससे क्या हो जाता है, चिपक जाने से जिससे आयरन की उत्प्रेरण क्षमता कम हो जाती है। उत्प्रेरण क्षमता कम हो जाएगी और अभिक्रिया की दर भी कम होगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया, ले लिए। ठीक, तो ये था उत्प्रेरण, उत्प्रेरक, उसका ग्राफी निरूपण, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बहुत सरल है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अगले दिन आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।